जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। बाल न बांका कर सके, चाहे कितना बड़ा जगबैरी क्यों ना हो। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है, शायद कभी उसको भी उसी गड्ढे में गिरना पड़े। इसलिए ये मानना है, मेरा मानना है कि कभी दूसरे के लिए गड्ढा नहीं खोदना चाहिए। और ईश्वर जब किसी की सुरक्षा करता है तो उसको कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और तीसरी एक कहावत है कि लालच बहुत बुरी बला है। आज की हमारी कहानी कुछ इस तीनों चीज़ों को दिखाती हुई, तीनों चीज़ों को प्रदर्शित करती हुई, और एक ऐसा ब्लाइंड मर्डर है जिसको आप अगर सुनेंगे तो आप भी हिल जाएंगे, आप भी सन्न रह जाएंगे, आप भी परेशान हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। इसलिए प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त प्रदीप त्रिवेदी। आज की हमारी जो घटना है, उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है बुलंदशहर। और बुलंदशहर का एक थाना आता है कंकोड़ थाना, और कंकोड़ थाने के अंतर्गत कसाईबाड़ा इलाके का एक गांव है बीछट। बीछट में कुछ लोग, एक व्यक्ति जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, उसके घर में ताला लगा हुआ था। बहुत से लोग उसका नंबर बार बार मिला रहे थे, लेकिन नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। ऐसे में उसके रिश्तेदार, नातेदार, भाई बंधु सभी 13 तारीख की रात से उसका नंबर ट्राई किया जा रहा था, लेकिन उसका कहीं से कोई पता नहीं चल पा रहा था। फिर रिश्तेदारों को इधर उधर सभी जगह जहाँ पर भी वो उसकी होने की संभावना हो सकती थी वहाँ पर फ़ोन मिलाते हैं, लेकिन उसका कहीं से कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाता। घर का ताला तोड़ा जाता है, और जब घर का ताला तोड़ा जाता है तो जिस व्यक्ति को सभी लोग ढूंढ रहे थे वो घर में ही पड़ा हुआ था, और उसको गोली मारी गई थी। सारा सामान इधर उधर बिखरा था, और अब तुरंत रिश्तेदार, गांव के आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं, और उसकी पत्नी भी वहां पहुंचती है जो उसके साथ नहीं रहती थी। लेकिन जब उसको भी खबर मिलती है कि उसके पति को किसी ने गोली मार दी है तो वो भी पहुंचती है, और पुलिस को इत्तला की जाती है। पुलिस आती है, पुलिस घटनास्थल का मुआयना करती है, डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी बुलाया जाता है, और पत्नी से पूछा जाता है कि कौन व्यक्ति है जो इसकी हत्या कर सकता है और हत्या का कारण क्या हो सकता है। तो लोग यही बता रहे थे कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, हो सकता है कोई ज़मीन का वाद विवाद हो, या किसी ऐसी दुश्मनी की तरफ कोई भी इशारा नहीं करता है। ऐसे में पत्नी एफआईआर पंजीकृत करवाती है, और एफआईआर पंजीकृत होने के बाद शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर शव का पोस्टमार्टम होता है, उसमें गोली लगने की पुष्टि हुई थी और ब्लड इंजरी होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। ऐसे में पुलिस उसके मोबाइल की सीडीआर लोकेशन निकालती है, जिसमें ये देखा जाता है कि लास्ट में इसकी बात किससे हुई थी। तो पता चलता है कि कोई बलराज उर्फ बबली नाम का व्यक्ति है जिसके इसकी बात हुई थी। बलराज, उस बबली के बारे में डिटेल निकलाई जाती है, तो पता चलता है वो आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है, और कहीं ना कहीं वो गलत कार्यों में संलिप्त है। ऐसे में जब उसका पुलिस पता लगाना शुरू करती है तो वो अपने घर से गायब था, लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद पुलिस बलराज उर्फ बबली को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद पहले तो बबली इधर उधर की नौटंकी बता रहा था कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके लास्ट कॉल और वहाँ पर
जब घटना हुई थी, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो लाश को ये बताया गया था कि 13 नवंबर 2023 को ही इसको मारा गया है और 15 नवंबर 2023 को इसका पोस्टमार्टम हुआ था। लाश 2 दिन पुरानी थी। उस आधार पर 13 नवंबर को बलराज और बबली का मोबाइल लोकेशन भी वहाँ पर दिखाई पड़ रहा था। पुलिस जब अपने आप पर आती है तो अच्छे अच्छे लोग अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं। ऐसे में पहले तो जब इसने इधर उधर घुमाना फिराना शुरू किया तो पुलिस को अपने आप पर आना पड़ा। जैसे ही वो अपने आप पर आई, ये टूट गया और क्रमबद्ध तरीके से सब कुछ बताने लगा। वो बताता है कि तेजपाल मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, अच्छी दोस्ती थी, उठना बैठना था, खाना पीना था। हम लोग कभी एक दूसरे के साथ पार्टी वगैरह भी किया करते थे और इसने मुझे 6,20,000 रुपये में सुपारी दी थी। सुपारी भी ऐसी जो आप सुनेंगे तो शायद हिल जाएंगे। अब जैसे ही वो सुपारी का नाम लेता है तो सभी लोग हिल जाते हैं, क्योंकि वो बता रहा था कि जिसने सुपारी दी थी और उसी की हत्या का पर्दाफाश या खुलासा करने के लिए पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। ऐसे में सुपारी की जब बात आती है तो बताता है कि इसने अपनी पत्नी बबीता की हत्या की सुपारी मुझे दी थी। 6,20,000 में सौदा तय हुआ था और उस सौदे के कारण मैं अपने दोस्त दीप सिंह को भी इस घटनाक्रम में शामिल किया। लेकिन जो मेरा दोस्त था दीप सिंह, वो कहीं ना कहीं जब हम लोग उसकी हत्या करने गए तो वो सीसीटीवी की जद में रहती थी। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे। मुझे डर था कि अगर मैंने घटनाक्रम किया तो कहीं मैं फंस न जाऊँ, मैं कहीं पकड़ा न जाऊँ, इसलिए मैंने ऐसा प्लान कैंसिल कर दिया। पहले तो मेरा पूरा प्लान था कि इसकी पत्नी को मौत के घाट उतार दूंगा, लेकिन मेरे बहुत बार प्रयास करने के बाद कहीं पर भी ऐसा मौका नहीं मिला कि इसकी पत्नी की हत्या की जा सके, उसको मौत के घाट उतारा जा सके। और मैं सुपारी के तय धनराशि के अनुसार 3 लाख रुपए पहले मैंने बयाने के तौर पर, नगद के तौर पर ले रखा था। अब मैं उस घटनाक्रम को कर नहीं पा रहा था और ऐसे में मैं परेशान था। अब मेरा मन, वो 3 लाख रुपए मेरे पास खर्चा हो गया था। तेजपाल मेरे ऊपर दबाव बनाता कि तुम यार मेरा जो सौदा तय हुआ था उसको पूरा नहीं किया है, अब ऐसे में मेरे पैसे वापस कर दो। मेरे मन में लालच आ गया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, लालच बुरी बला है। वही लालच जो बलराज और बबली है उसके मन में आ गया कि अगर मैंने उसकी पत्नी को नहीं मारा है तो मुझे ये पैसा वापस करना पड़ेगा। और ऐसे में मैंने प्लान बनाया, क्यों ना मुझे पैसा ना देना पड़े, इसलिए तेजपाल को ही रास्ते से हटा दिया जाए। और उसी प्लान के मुताबिक मैं उसको समझाने के लिए उससे मिलने गया था कि जब मौका मिलेगा मैं तुम्हारी पत्नी का काम तमाम करूंगा, लेकिन अभी वो सीसीटीवी जज के कैमरा जो तीसरी आंख होती है उसके जद में रहती है, ये काम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। वो समझाने गया था। हम लोगों ने 13 नवंबर की रात को उसके घर में बैठकर शराब पी और खाना पीना भी किया और मौका देखते ही मैंने इसको गोली मार दी। और गोली मारने के बाद जब तक ये मर नहीं गया तब तक मैं वहीं रहा और मरने के बाद इसके घर में ताला लेकर लगाकर मैं फरार हो गया। उस फरार होने के पश्चात मुझे ये पूरा अंदेशा था कि मुझे अब 3 लाख रुपए देना नहीं पड़ेगा और मैं पकड़ा भी नहीं जाऊंगा, कोई मेरे ऊपर शंका भी नहीं करेगा, क्योंकि मेरी और तेजपाल की किसी प्रकार की कोई भी दुश्मनी है ही नहीं। लेकिन एक कहावत है कि कातिल ने खून से धोए हैं अपने आस्तीन, वो जानता है कि खून भी बोलता है। कितना भी सातिर क्यों ना हो, कितना भी अपराधी प्लानिंग से मर्डर क्यों ना करे, लेकिन पुलिस या सरकारी एजेंसियां जब अपने आप पर आ जाती हैं तो बड़े से बड़े मर्डर का
जल्द से जल्द खुलासा हो जाता है। वैसा जो शुरू में एक घर में पड़ा हुआ ये केस पूरी तरह से ब्लाइंड नज़र आ रहा था, पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा था कि किसने इसको मारा है, और ये शीशे की तरह खुल गया और सामने प्रदर्शित हो गया कि इसके दोस्त जिसको इसने अपनी पत्नी की हत्या की सुपारी दी थी, लेकिन इसकी पत्नी की हत्या ना हुई, और उन्हीं शूटरों ने जिसने सुपारी दी थी उसी सुपारी की धनराशि के एवज में उसी की हत्या कर दी। एक अजब कहानी है ये कि शायद आप भी सोच रहे होंगे कि जो व्यक्ति पैसा दिया है वो अपनी ही हत्या की सुपारी कैसे दे देगा। मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है वो शायद खुद कुएं में गिर जाता है, क्योंकि जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। उसकी पत्नी की अभी जान जाने का समय नहीं आया था, और इसीलिए वो सीसीटीवी उसके जीवन के लिए एक ढाल बन गया, एक मजबूती बन गई। और उसकी पत्नी ने भी जब ये सुना तो वो कल्पना नहीं कर पा रही थी, वो सोच नहीं पा रही थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि मेरे पति से मेरी दुश्मनी थी। कोई दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ नाराज़गी थी, इसकी वजह से वो उसके अलग रहती थी। और उसको कभी भी ये अंदेशा नहीं था कि उसका पति उसकी ही हत्या की सुपारी किसी व्यक्ति को दे देगा, और वही व्यक्ति उसी पति की हत्या कर देगा। कभी भी वो कह रही थी कि मैं ऐसा कार्य नहीं करती, मेरे पति से नाराज़गी थी, नाराज़ थे पति, लेकिन मैं उसकी हत्या का मेरा कोई भी प्लान कभी भी मेरे मन में नहीं आया। और उसको ये भी नहीं समझ पा रही थी, उसको ये लग रहा था कि मेरा पति ऐसा नहीं करेगा, लेकिन शूटरों की जवाबदेही, शूटरों का बयान और वहाँ पर मिले तथ्य, साक्ष्य, आधार, और जो पैसा बरामद हुआ और जो रिवाल्वर बरामद हुई जिससे गोली मारी गई थी, उस सभी आधारों और तथ्यों के आधार पर उसको जिला सत्र न्यायालय में पेश किया गया और इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लेकिन आज की हमारी कहानी आपने देखा कितने संबंधों के मकर जाल में बंधी हुई है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि एक पति से क्या पत्नी नाराज होकर अगर अलग रहने लगे तो ऐसा भी हो सकता है। और हत्या का एक ऐसा प्लान, हत्या की एक ऐसी साजिश, हत्या वारदात का एक ऐसी कहानी जो स्वयं के लिए ही कंटक बन गई, कठिनाई बन गई। जिसने दी सुपारी हो गई उसी की हत्या। आप सभी लोग ऐसे क्राइम से सावधान रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करते रहें, क्योंकि रिश्तों पे आज के समय में विश्वास करना कहीं से भी उचित नहीं रह गया है। अच्छे अच्छे रिश्तों में कब कौन क्या कर दे इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन अभी भी कुछ सामाजिकता समाज में बची हुई है। मेरा उद्देश्य किसी भी रिश्ते को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन जो क्राइम का संचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है उससे सावधानी बहुत ही ज़रूरी है। आप सभी लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। इसी भावना के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।